Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are well and good and welcome back to Meher Ujala Academy. तो आज के वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश न्यू बुक एडिशन के साथ हम चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। न्यू बुक में हमारे पास पेज नंबर 92 पर एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इकारस एंड डेडलस। चैप्टर का जो टाइटल है वो है इकारस एंड डेडलस बाय जोसेफिन प्रिस्टन पीबडी। ये चैप्टर का नाम है। इकारस एंड डेडलस जो दो हैं, ये दो लोगों के नाम है, इकारस एंड डेडलस। इकारस इज द सन एंड डेडलस इज द फादर। दे बोथ आर फादर एंड सन। इकारस एंड डेडलस। डेडलस फादर है, इकारस बेटा है, सन है। अब जो इकारस और डेडलस हैं, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों ग्रीक मिथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं, यूनानी देवमाला कहानियों के कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं दोनों, इकारस और डेडलस। अच्छा, ग्रीक्स जो है वो कौन है, यूनानी जो है वो कौन? जो ग्रीक है, जो मिथोलॉजी है, जो यूनानी देवताओं की कहानियाँ हैं, ये पुराने ज़माने में बहुत पुरानी इनकी कहानियाँ हुआ करती थी, बहुत पुरानी दास्तानें हुआ करती थी, बहुत पुरानी इनकी रिवायतें हुआ करती थी। और उसी पुराने ज़माने में ग्रीक यूनानी में वहाँ पर जो यूनान है, ग्रीक है, उनकी उन्हीं पुरानी जो मिथोलॉजीज़ हुआ करती थी, दास्तानें हुआ करती थी, उन्हीं में से ये दास्तान है इकारस और डेडलस की। और इन मिथोलॉजीज़ होती हैं जिन्हें मिथ्स भी कहा जाता है, मिथोलॉजीज़ भी कहा जाता है, दास्तानें कहा जाता है। इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। ये सब फ़िक्शनल स्टोरीज़ होती हैं, ज़्यादातर फ़िक्शनल स्टोरीज़ होती हैं जो कि खुद से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई होती हैं। ये दरहकीकत असल कहानियाँ नहीं होती, सारी फ़िक्शनल स्टोरीज़ होती हैं जो कि मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाती हैं। उस तरह की स्टोरीज़ इनकी हुआ करती थी, जिन्हें मिथोलॉजीज़ भी कहा जाता है, मिथ्स भी कहा जाता है। बहुत सारी दास्तानें लिखी गई हैं दुनिया के अलग-अलग कोनों में, बहुत सारी दास्तानें लिखी गई हैं, फ़िक्शनल स्टोरीज़ लिखी गई हैं, जिनमें से ये एक स्टोरी इकारस एंड डेडलस की है। इसी तरह जो ग्रीक में फ़िक्शनल स्टोरीज़ लिखी जाती थी, उन्हें अ, ग्रीक मिथोलॉजीज़ कहा जाता था या फिर यूनानी देवमाला दास्तानें कहा जाता था। देयर आर 1000+ स्टोरीज़, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनमें से आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, एक फ़िक्शनल स्टोरी पढ़ने वाले हैं। कई स्टोरीज़ लिखी गई, बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कहानियाँ लिखी गई, जिसमें से आपके सिलेबस में ये कहानी ऐड की गई है इकारस और डेडलस की। एंड दीज़ आर नॉट द रियल कैरेक्टर्स, दीज़ आर फ़िक्शनल कैरेक्टर्स। या अफ़सानवी दास्तानें हैं, फ़र्ज़ी दास्तानें हैं, फ़िक्शनल हैं, रियलिटी नहीं है। तो जो भी हम आगे चैप्टर में दास्तानें देवताओं या फिर उनकी मैजिक के बारे में पढ़ेंगे, वो सब एक फ़िक्शनल चीज़ें हैं, एक सोची हुई कहानी है, रियलिटी नहीं है। तमाम के तमाम फ़र्ज़ी किरदार हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। तो जो आप लोगों की न्यू बुक अभी पब्लिश हुई है सेकंड ईयर की, उसमें ये चैप्टर ऐड किया गया है। तो जब हम अभी रीड करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज अब यहाँ पर ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी राइटर कौन है। राइटर जो है इनकी फीमेल हैं, जोसेफिन प्रिस्टन पीबडी। जोसेफिन प्रिस्टन पीबडी एक अमेरिकन ऑथर हैं, एक अमरीकी मुसन्निफ़ा थी। अब इस चैप्टर की थीम क्या है, मोरल क्या है या फिर लेसन क्या है, तो वो है डिसिप्लिन इज़ अ की टू सक्सेस। नज़्म-ओ-ज़ब्त कामयाबी की चाबी है, कुंजी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आपके पास सक्सेस है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है तो आपके पास कामयाबी भी आ जाती है। सो डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। ये इस चैप्टर का या स्टोरी का सेंट्रल आइडिया है। ये वो मैसेज है, ये वो थीम है या फिर ये वो मोरल है जिसके ऊपर इस स्टोरी को बनाया गया है या फिर इस चैप्टर को ऐड किया गया है। फिर आगे स्टोरी में जो आगे डिटेल्स आती जाएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। अमंग ऑल दोस मॉर्टल्स हु ग्रू सो वाइज दैट दे लर्न द सीक्रेट्स ऑफ द गॉड्स, नॉन ऑफ मोर कनिंग देन डेडलस। अच्छा, जब हम ग्रीक मिथोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है दो तरह की एंटिटीज़ हुआ करती थी, दो तरह के लोग हुआ करते थे। एक तो खुदा, और खुदा भी इनके एक नहीं सैकड़ों की तादाद में हुआ करते थे, जिनके पास बहुत सारी पावर्स हुआ करती थी, ताकतें हुआ करती थी जिनके पास। मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स, जो गॉड्स थे इनके, जिनके पास बहुत सारी ताकतें हुआ करती थी, वो इमॉर्टल्स होते हैं, क्योंकि वो खुदा थे तो उनको कभी मौत नहीं आ सकती थी। तो और दूसरे हुआ करते थे, दूसरी तरह की एंटिटी हुआ करती थी मॉर्टल्स। मॉर्टल का मतलब होता है फ़ानी और इमॉर्टल का मतलब होता है लाफ़ानी। यानी
जिसे कभी ना मौत आ सकती हो वो इमॉर्टल, और मॉर्टल यानी फानी जिसे मौत आ सकती हो इंसान, और दूसरी एंटिटी हुआ करती थी गॉड। समझ गए आप? देखें दो तरह की एंटिटी, एक गॉड्स और एक वो इंसान जिनके पास पावर्स तो हैं लेकिन वो मॉर्टल्स हुआ करते थे, देवता, गॉड्स। यानी गॉड तो इनके बहुत सारे हुआ करते थे, सैकड़ों की तादाद में हुआ करते थे। अब एंटिटीज दो तरह की थी, एक मॉर्टल और एक इमॉर्टल। अब बहुत सारी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी हुआ करती थी, जैसे आँख का इस्तेमाल या कुछ ऐसी ताकतें जिनका इस्तेमाल करने की इजाज़त मॉर्टल्स को नहीं थी, यानी कि इंसानों को नहीं थी। ह्यूमन बींग्स, इंसान, जानदार जिनको मौत आ सकती हो, मॉर्टल्स, उन्हें नहीं थी, सिर्फ गॉड्स को थी जो कि इमॉर्टल्स थे। लेकिन फिर कुछ इंसान ऐसे आए जिन्होंने देवताओं के राज़ों को जान लिया। तो उनमें से ही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो डेडलस था, उन इंसानों में से ही एक था जिसने खुदाओं के राज़ों को जान लिया। उनके जो सुपर पावर्स थी वो उन्हें पता चल गई उन इंसानों को, और उन इंसानों में से एक था डेडलस, जो कि उन तमाम मॉर्टल्स में से सबसे ज़्यादा चालाक, होशियार था। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डेडलस जो था वो एक आर्किटेक्ट था। ही वॉज एन आर्किटेक्ट। मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह ये बनाया करता था, तामीर किया करता था। इसके बाद कहते हैं ही वंस बिल्ट फॉर किंग मिनोस ऑफ क्रीट अ वंडरफुल लेबिरिंथ ऑफ वाइंडिंग वेज सो कनिंगली टैंगल्ड अप एंड ट्विस्टेड अराउंड दैट वन इनसाइड यू कुड नेवर फाइंड योर वे आउट अगेन विदाउट अ मैजिक क्लू। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो एक ऑब्वियसली वो एक आर्किटेक्ट था, तो उसने क्या किया, एक दफ़ा उसने तामीर किया, बनाया किंग मिनोस के लिए, क्रीट के किंग मिनोस के लिए उसने एक बहुत ज़बरदस्त, शानदार, खुशगवार सा उसने क्या किया, उसने उसने एक बहुत ज़्यादा होशियारी से एक मेज़ बनाया, एक भूल-भुलैया बनाया जिसे लेबिरिंथ कह रहे हैं यहाँ पर, और इतनी होशियारी से वो तंग रास्ते उसने उसके अंदर बनाए, ट्विस्टेड अराउंड दैट, जो आगे पीछे जो है वो उलझे हुए रास्ते बनाए कि अगर आप उसके अंदर एक दफ़ा चले जाते हैं, यू कुड नेवर फाइंड योर वे आउट अगेन विदाउट अ मैजिक क्लू, कि अगर आपको कोई जादू नहीं आता, मैजिक क्लू नहीं है आपके पास, कोई जादू मंत्र नहीं आता, कोई मंत्र नहीं है आपके पास, कोई मैजिक ट्रिक आपको नहीं आती, तो आप उस मेज़ से, उस पज़ल से, उस भूल-भुलैया से बाहर नहीं निकल सकते। यानी वो इतना कोई चालाक और ज़बरदस्त आर्किटेक्ट था कि उसने एक ऐसा पज़ल बनाया, भूल-भुलैया बनाया कि अगर उसके अंदर कोई एक दफ़ा दाखिल हो जाए तो वो किसी मैजिक क्लू के बगैर, किसी जादू मंतर के बगैर उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था। और ये उसने किसके लिए बनाया था? क्रीट एक और इलाका था ग्रीक के साथ ही, वहाँ के रहने वाले किंग मिनोस के लिए उसने ये पज़ल बनाया था। क्रीट जो है अगर आपको मालूम हो तो एक जज़ीरा है, एक आइलैंड है। फिर उस ज़माने में उस क्रीट पर, यानी उस आइलैंड पे, उस जज़ीरे पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था जिसका नाम किंग मिनोस था। तो उस किंग के लिए इसने लेबिरिंथ बनाया था कि जिसके अंदर जाने के बाद रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता था, जादू मंतर के बगैर रास्ता नहीं मिल सकता था। अब किंग मिनोस जो है वो शुरुआत में तो डेडलस को बहुत ज़्यादा रहमदिली करता था, लेकिन बट द किंग्स फेवर वेट विद द विंड, एक दिन उसकी रहमदिली या फिर उसका रवैया हवा के साथ बदल गया, रुख बदल गया, और उसने क्या किया, एंड वन डे ही हैड हिज मास्टर आर्किटेक्ट इम्प्रिजन इन अ टावर। उसने क्या किया, एक दिन अपने ही मास्टर यानी कि डेडलस को उसने कैद कर दिया। आर्किटेक्ट इम्प्रिजन यानी कि डेडलस आर्किटेक्ट था, तो उसने क्या किया, एक टावर में उसे कैद कर दिया। डेडलस मैनेज टू एस्केप फ्रॉम हिज सेल। अब डेडलस ने क्या किया, वो बहुत चालाक था, होशियार था, किसी तरीके से उसने वो अपने आप को कैद में से तो बाहर निकाल लिया उसने, लेकिन बट इट सीम्स इम्पॉसिबल टू लीव द आइलैंड, लेकिन उसको उस आइलैंड से, उस जजीरे से, क्रीट से, उस जजीरे से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, बहुत ज़्यादा नामुमकिन लग रहा था। कैद से तो वो किसी तरीके से बाहर निकाल लेता है खुद को, लेकिन उस जजीरे से बाहर आना उसके लिए नामुमकिन और बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ? सिंस एवरी शिप दैट केम और वेंट वाज वेल गार्डेड बाय ऑर्डर ऑफ द किंग, वो इसीलिए वो उस कैद से निकलने के बावजूद उस आइलैंड से इसीलिए नहीं निकल पाता था, इसीलिए उसके लिए निकलना नामुमकिन था, क्योंकि उस आइलैंड के करीब से, उस जजीरे के करीब से जो भी कश्ती गुजरती या फिर जो भी जहाज़ गुजरता, उन्हें किंग की तरफ से, किंग मिनोस की तरफ से ऑर्डर्स थे कि वो डेडलस को वहाँ से लिए बगैर ही जाएंगे, लेके नहीं जा सकते, इसीलिए उसका उस जजीरे से बाहर निकलना नामुमकिन था। At length, watching the seagulls in the air, the only creatures that were sure of liberty, he thought of a plan for himself and his young son Icarus, who was captive with him.
वो क्या करता, वो देखता रहता। एक लंबे अरसे तक उसने देखा सी गर्ल्स, एक परिंदा होता है गर्ल्स, सी गर्ल्स, उनको हवा में उड़ते आज़ादी के साथ उड़ते हुए देखता रहता। लिबर्टी यानी आज़ादी के साथ उड़ते हुए देखता रहता। तो उसने उनको देखते देखते ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए और अपने छोटे बेटे इकारस के लिए, जो उसके साथ ही वहां पर कैद था। जो किंग मिनोस था, उसने डेडलस के साथ उसके छोटे बेटे इकारस को भी कैद कर दिया था। सीगल जहाँ पर एक परिंदा होता है सफेद कलर का, जिसे हम गुगले कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, ही गैदर्ड अ स्टोर ऑफ फीदर्स ग्रेट एंड स्मॉल। उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके जो भी फेदर्स थे, पर थे उन सीगल्स के, गुगलों के, उन्होंने उनको जमा करना शुरू कर दिया। थोड़े थोड़े करके उन्होंने उनको जमा करना शुरू कर दिया, छोटे बड़े परों को जमा करना शुरू किया। He fastened these together with thread, molded them in with wax, and as fashion, and so fashioned two great wings like those of a bird. फिर उसने क्या किया, उसने तमाम ही परों को, जितने पर उसने जमा किए थे, छोटे बड़े हर तरह के, उन्हें आपस में जोड़ दिया। किस चीज़ से, धागे के साथ बांध दिया। मोल्डेड, मोल्ड कर दिया उन्हें, यानी कि और अच्छी तरीके से जोड़ दिया वैक्स, मोम के साथ। और उन्हें कुछ इस तरीके का बना दिया जैसे कि दो बड़े बड़े पर, जिस तरह परिंदों के, सीगल्स के पर होते हैं, उसने दो बड़े बड़े पर बनाए। फिर क्या हुआ, व्हेन दे वर डन, जब उन्होंने ये काम मुकम्मल कर लिया, जब उन्होंने पर को बना लिया, डेडलस फिटेड देम टू हिज ओन शोल्डर्स, डेडलस ने क्या किया, उसे अपने खुद के बाजुओं में फिट किया, अपने शोल्डर्स में फिट कर लिया। एंड आफ्टर वन और टू एफर्ट्स, और एक दो कोशिशों के बाद, ही फाउंड दैट बाय वेविंग हिज आर्म्स ही कुड विनो द एयर एंड क्लीव इट एज अ स्विमर डज द सी। तो उसने एक दो कोशिशों के बाद ही ये बात महसूस कर ली, या फिर ये कोशिश में कामयाब हो गया कि वो आसमान में हवा को चीरते हुए उड़ सकता है, जैसे कि एक तैराक, एक स्विमर पानी को चीरते हुए आगे निकल जाता है। He held himself aloft, wavered this way and that with the wind, and at last, like a great fledgling, he learned to fly. उसने भी क्या किया, अपने आप को संभाला, कभी हवा में इधर उधर गिरते हुए, डोलते हुए उसने हवा को अपने पैरों से संभाला, और आखिरकार उसने छोटे बच्चे की तरह उड़ना सीख लिया। डेडलस ने अपने बनाए हुए परों से हवा में उड़ना सीख लिया। उसने सोचा वो परिंदे की तरह, लाइक अ बर्ड, उसने सोचा कि वो एक परिंदे की तरह हवा में उड़कर यहाँ से निकल जाएगा। फिर आगे वो कहते हैं, विदाउट डिले, ताखिर किए बगैर, देर किए बगैर या किसी डिले के भी बगैर, ही फेल टू वर्क ऑन अ पेयर ऑफ विंग्स फॉर द बॉय इकारस। उसने क्या किया, एक और जोड़ा, एक और परों का जोड़ा बनाना शुरू किया अपने छोटे बेटे इकारस के लिए। एंड टॉट हिम केयरफुली हाउ टू यूज देम, और उसे सिखाया ख्याल से किस तरीके से उन परों के साथ उड़ा जा सकता है। बाइंडिंग हिम बी अवेयर ऑफ रैश एडवेंचर्स अमंग द स्टार्स, और उसे ये भी बताया कि किस तरीके से आपने दूर रहना है ऐसे एडवेंचर्स से, या फिर ऐसे बेहंगम किस्म के एडवेंचर्स से जो कि उसे नुकसान भी दे सकते थे। और उसने ये भी बताया कि परों को मिलने के बाद, परों को पा लेने के बाद, उसे अपने आप को डिसिप्लिन में भी रखना होगा, ना कि इधर उधर उड़कर चला जाए। फिर वो उसे कहता है, रिमेंबर सेट द फादर, जो डेडलेस होता है वो इकारस को कहता है, याद रखो, नेवर टू फ्लाई वेरी लो और नेवर टू फ्लाई वेरी हाई, फॉर द फॉग्स अबाउट द अर्थ would weigh you down, but the blaze of the sun will surely melt your feathers apart if you go too near. तो मैंने कहा कि याद रखो, ना कि बहुत ज़्यादा नीचे उड़ना, ना बहुत ज़्यादा ऊंची परवान करना, ना बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ना, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा नीचे उड़ोगे तो जो ज़मीन की धुन है वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, और अगर तुम बहुत ज़्यादा ऊंची परवास करते हो, बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ोगे, तो जो सूरज की शुआएं हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो तुम्हारे परों को क्या कर देंगी, पिघला देंगी। क्योंकि जो उसने पर बनाए थे वो क्या थे, उसने मोम से जोड़े थे। तो उसने कहा कि अगर तुम बहुत ऊंची परवास करोगे तो सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो रोशनी है, तपिश है, वो तुम्हारे परों को पिघला देगी। ना बहुत ज़्यादा नीचे उड़ना है, ना बहुत ज़्यादा ऊंची परवान करना है, तुमने बिल्कुल बीच में रहना है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, दरमियाना तुमने परवास करनी है, दरमियाना उड़ना है। For Icarus, these cautions went in at one ear and out by the other. इकारस के लिए ये सारी जो हैं एहतियाती बातें, ये क्वेश्चंस जो थी, these questions, एहतियाती तदबीर, एहतियाती बातें उसके लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। उसने क्या किया, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया।
उसके लिए ये सारी बातें बेवकूफ़ और बेमायने थीं। बाप की दी हुई नसीहत को उसने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। Who could remember to be careful when he was to fly for the first time? अब उसने सोचा कि कौन ही इतना मोहतात रहेगा या कौन इतना एहतियात करेगा, इतना केयरफुल कौन रहेगा जब किसी को पहली बार उड़ने का मौका मिले, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार उड़ने का मौका मिले। किसी लड़के को अगर उसे पहली बार उड़ने का मौका मिले तो वो कहाँ इतना एहतियात करेगा, कहाँ इतनी एहतियाती तदाबीर पर वो ध्यान देगा। फिर उसने सोचा, आर बर्ड्स केयरफुल, क्या परिंदे मोहतात होते हैं उड़ते हुए? नॉट दे, ये वो तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं मोहतात उड़ते हुए। उसके ध्यान में सिर्फ और एक ही बात थी, एंड नॉट एन आइडिया रिमेन इन द बॉयज हेड बट द वन जॉय ऑफ स्केप। उसने बाप की दी हुई नसीहतों में से कोई एक भी नसीहत याद नहीं रखी, कोई भी एहतियाती तदबीर उसके जहन में नहीं थी सिवाय एक बात के कि वो किस तरीके से यहाँ से स्केप कर लेगा, इस जजीरे क्रीट से स्केप करके निकल जाएगा, फरार हो जाएगा, और उसके बाद उसको जो लुत्फ आएगा, जो मज़ा आएगा, उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही थी। आफ्टर दैट द डे केम, वो दिन आ ही गया, एंड द फेयर विंड दैट वाज टू सेट देम फ्री, एक ऐसी हवा चल रही थी जिसमें उड़कर, जिसमें परवास करके, जिसमें उड़ान करके वो उस दिन आज़ादी की फतेह कर सकते थे। द फादर बर्ड पुट ऑन हिज विंग्स, जो बाप था, डेडलस था, उसने वो पर पहने सबसे पहले, एंड वाइल द लाइट अर्ज देम टू बी गॉन ही वेटेड टू सी दैट ऑल वाज वेल विद इकारस। वो जब उड़कर, डेडलस ने पर पहनने के बाद उड़ने से पहले, परवास करने से पहले चेक किया कि उसके छोटे बेटे इकारस के परों के साथ सब ठीक है, क्या वो ठीक से उड़ पा रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं उड़ सकते थे। तो उसने पहले खुद उड़ने से पहले चेक किया कि इकारस के पर ठीक हैं, क्या वो ठीक से उड़ पा रहा है। फिर उसके बाद दोनों ने जंप की और एक साथ उड़ना शुरू किया। फॉर द टू कुड नॉट फ्लाई हैंड इन हैंड, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं उड़ सकते थे। अब दे रोज द बॉय आफ्टर हिज फादर, अब दे रोज यानी कि अब डेडलस के बाद इकारस ने उड़ना शुरू किया। पहले डेडलस ने उड़ना शुरू किया, उसके बाद इकारस ने उड़ना शुरू किया। द हेटफुल ग्राउंड ऑफ क्रीट सेइंग बीनीथ देम, जो नफरत करने वाली ज़मीन, यानी कि जिस ज़मीन से उनको नफरत थी क्योंकि वो वहाँ पर कैद थे एक अरसा, अब उनके पैर उस ज़मीन पर नहीं, हवा में थे। उसके बाद वो कहते हैं, एंड द कंट्री folk who caught a glimpse of them when they were high above the tree-top took it for a vision of the gods, Apollo perhaps with Cupid after him. अब जब वो उड़ रहे थे हवा में, तो वहाँ पे जो शहर में रहने वाले, मुल्क में रहने वाले लोग थे, उन्होंने जब देखा कि दो लोग हवा में उड़ते हुए, दरख्तों के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं, तो उनको लगा वो एक ऐसा मंजर जैसे खुदा हो, क्योंकि ग्रीक में, यूनान में जो देवता हुआ करते थे उनके पास उड़ने की ताकतें हुआ करती थी, उनके पास सुपर पावर्स हुआ करती थी। वहाँ पे जो खुदा हुआ करते थे वो उड़ते भी थे। तो वहाँ पर जो गॉड्स थे जिनके पास ये पावर्स हुआ करती थी, उड़ने की ताकतें, तो जब नीचे लोगों ने देखा कि दरख्तों से, ऊंचाई से इतनी ऊपर से उड़ते हुए लोगों को, जो कि डेडलस और इकारस थे, तो उनको लगा जैसे खुदाओं का मंजर, देवताओं का मंजर, जो कि उड़कर वहाँ से जा रहे हों। और उनको तशबीह दी गई डेडलस और इकारस को जैसे अपोलो परहैप्स विद क्यूपिड आफ्टर हिम, जैसे अपोलो के पीछे क्यूपिड। अब अपोलो कौन है? अपोलो और क्यूपिड जो है ये दोनों भी खुदा हैं, ग्रीकी यूनानी कहानियों के देवता हैं अपोलो और क्यूपिड। अपोलो जो है वो एक जो है देवता का बेटा था अपोलो, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया अपोलो और क्यूपिड जैसे कि खुदा हवा में उड़ रहे हों। क्यूपिड कौन है? क्यूपिड आपको अभी भी पिक्चर्स में दिखाया जाता है, जो एक छोटा बच्चा जिसने पर पहने हुए हैं और उसके हाथ में तीर होता है, द साइन ऑफ लव। तो इस तरीके से क्यूपिड भी एक खुदा था ग्रीक का। तो उन्होंने देखा जब, तो उन्होंने कहा कि ये तो खुदा है, और खुदा का मंजर उनको लगा जैसे कि सुपर पावर्स जिनके पास गॉड्स के पास हुआ करती थी वो आसमान में उड़ते हुए जा रहे हों। एक रॉकेट अगर आपको मालूम हो तो उसका नाम भी अपोलो था, क्योंकि अपोलो जो था ग्रीक यूनानी फिक्शनल स्टोरीज में, तो अपोलो के पास जो है वो पावर थी उड़ने की, जो दास्तानों की कहानी है उसके पास भी पावर थी उड़ने की, तो एक रॉकेट का नाम भी रखा गया था अपोलो 11। इसलिए उन्होंने देखकर कहा कि जैसे कि अपोलो और उसके पीछे क्यूपिड, जब उन्होंने डेडलस और इकारस को देखा तो। लेकिन वो गॉड्स तो नहीं थे, वो तो डेडलस और इकारस थे, यानी कि वो इंसान जिन्होंने अपनी मदद के साथ साथ अपने आप के, यानी सीगल्स के परों को जमा करके उनके पर बनाए, और वहाँ से स्केप करने के लिए, उस आइलैंड को स्केप करने के लिए, जजीरे को छोड़ने के लिए वहाँ से उड़ने की कोशिश की उन परों के ज़रिए, क्योंकि वो दोनों मॉडल्स थे।
वो दोनों फ़ानी थे, इंसान थे, ना कि खुदा थे जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि एट फर्स्ट देयर वाज अ टेरर इन द जॉय। पहले पहल जब उन्होंने उड़ना शुरू किया तो वो एक दहशत थी, उनकी खुशी में एक डर था, खौफ था। द वाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर डेज देम। जब उन्होंने ऊंची उड़ान उड़ी तो उड़ी जब ऊंची उड़ान, तो उन्होंने जब आसमान का खालीपन देखा तो वो हैरान रह गए, परेशान हुए कि आसमान इतना खाली है। अ ग्लैंस डाउनवर्ड मेड देयर ब्रेन्स रील। लेकिन जब उन्होंने उसी दौरान नीचे ज़मीन की तरफ देखा तो उनको चक्कर आ गए, उनके दिमाग चकरा गए, क्योंकि वो आसमान ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे, ऊंची उड़ान उड़ रहे थे। तो उन्होंने जब ज़मीन की तरफ देखा तो उनको चक्कर आ गए। बट व्हेन अ ग्रेट विंड फिल्ड देयर विंग्स एंड Icarus felt himself sustained like a halcyon bird in the hollow of the wave, like a child uplifted by his mother. He forget everything in the world but joy. लेकिन जब परों ने हवा पकड़ ली, परों में हवा भर गई थी, तो फिर क्या हुआ? फिर कारस ने महसूस किया कि अब वो उसके जो पर हैं वो उनमें हवा भर चुकी है, वो अपना बैलेंस बरकरार होने लगा है। अब वो हवा में आसानी से उड़ सकता है जैसे कि परिंदे उड़ते हैं। तो वो दुनिया की सब कुछ चीज़ें भूल गया। उसे ऐसा लगा कि वो अब हवा में उसका बैलेंस इतना ज़्यादा मजबूत है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है। तो वो दुनिया की सब चीज़ों को भूलकर सिर्फ उसके ज़हन में क्या रह गया? वो खुशी, वो सुकून जो उस वक़्त उड़ते हुए उसे महसूस हो रहा था। He forgot Crete and the other islands that he had passed over. वो भूल गया क्रीट को और जितने जजीरे जिनको वो गुजर के आ चुका था, जिन्हें वो पार कर चुका था, वो उन तमाम जजीरों को भी भूल गया और वो क्रीट को भी भूल गया। He saw but vaguely that winged things in the distance before him, that was his father Daedalus. उसे दूर से ही एक शबी, एक साया, एक धुंधलाहट सी दो पर नजर आ रहे थे जो कि उसके बाप के थे, डेडलस के थे, जो कि उससे काफी ज्यादा दूर था, वो उसे नजर आ रहा था। He longed for one draught of flight to quench the thirst of this captivity. उसने क्या किया? उसने बस तेजी से उड़ना शुरू कर दिया, इकारस ने, क्योंकि उसका बाप डेडलस उससे काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो उसने क्या किया? तेज़ी से परवास करना शुरू की ताकि वो अपने बाप के करीब से करीब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। फिर उसने क्या किया? He stretched out his arms to the sky and made towards the highest heavens. अब उसने क्या किया? उसने सीधा अपने बाप की तरफ रुख नहीं किया उड़ने का। उसने क्या किया? उसने अपने बाजुओं को खोला, उसने अपने परों को खोला और उसने आसमान की तरफ उड़ान को उड़ान उभारना शुरू करी। यानी कि उसने अपने परों को फैलाया, स्ट्रेच किया और तेज तेज सबसे ऊंची उड़ान भरना शुरू कर दी। जबकि उसके बाद डेडलस ने उसको ये नसीहत की थी कि तुम बहुत ऊंची परवाज ना करना, लेकिन उसने उस वक्त दुनिया की सारी बातों को भुला के वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो बहुत अच्छी उड़ान उड़ रहा है और इतने सुकून से वो उड़ सकता है जैसे कि परिंदे उड़ते हैं। वो अपने आइलैंड को भूल गया जहाँ पर वो कैद था और बाकी आइलैंड्स को भी, बाकी जजीरों को भी जहाँ से वो अभी अभी गुजर कर आया था, उन सब को भूलकर वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त उड़ने का मज़ा ले रहा था। अपनी कैद, जो इतने वक्त उसने कैद गुजारी, उन सब का मज़ा ले रहा था उस वक्त के वो उड़कर वहाँ से निकल चुका है और आसमान में ऊंची उड़ान उड़ने के लिए उसने क्या किया? अपने बाजुओं को खोला और आसमान की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर दिया। अलास फॉर हिम, यानी अफसोस उसके लिए। वार्मर एंड वार्मर ग्रीव द एयर। जैसे जैसे वो ऊपर उड़ता जाता, हवा में गर्माहट बढ़ती जाती, हवा में गर्मी बढ़ती जाती, यानी कि टेम्परेचर हाई होता जाता। जैसे जैसे वो हवा में ऊपर ऊपर उड़ता जाता, आसमान में ऊपर ऊपर उड़ता जाता, वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता जाता है। दोज आर्म्स, जो उसके बाजू थे, दैट हैड सीम टू अपहोल्ड हिम, जिन्होंने उसे पकड़ा हुआ था, थामा हुआ था हवा में, रिलैक्स होना शुरू हो गए। हिज विंग्स वेवर्ड, वो फड़फड़ाने लगा, यानी कि उसके जो बाजू थे जिसमें वो पर लगे हुए थे वो नीचे होना शुरू हो गए, गिरना शुरू हो गए, ड्रॉप्ड, गिरना शुरू हो गए। ही फ्लटेड हिज यंग हैंड्स वेनली। अब उसने क्या किया? अपने छोटे हाथों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया, जैसे बगैर किसी ज़रूरत के बिला वजह उसने फड़फड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि पर जो है वो पिघल चुके थे, उसकी जो वैक्स थी वो पिघल चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो और मज़ीद पिघलती जा रही थी, क्योंकि वो हवा में इतनी ऊपर जा चुका था, आसमान में इतनी ऊपर जा चुका था जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से मोम पिघलना शुरू हो गई थी और उसके पर नीचे आना शुरू हो गए थे। ही वॉज फॉलिंग, वो गिर रहा था। And in that terror, he remembered the heat of the sun had melted the wax from his wings. And in that terror, और इस खौफ में, इस दहशत में, he remembered, उसे याद आया कि the sun
जो सूरज की गर्मी है, सूरज की जो हीट है, गर्माहट है, उसने क्या करा है, उसने मेल्ट करना, पिघलाना शुरू कर दिया है मोम को। उसके परों पर लगी हुई मोम, जिससे पर बनाए गए थे, उस पर लगी हुई मोम को पिघलाना शुरू कर दिया है। द फीदर्स वर फॉलिंग, जो पर थे वो गिरना शुरू हो गए। वन बाय वन, एक एक करके सारे के सारे पर गिरना शुरू हो गए। लाइक स्नोफ्लेक्स, जैसे कि बर्फबारी होती है और बर्फबारी में स्नोफ्लेक, जो फूल छोटे छोटे से आपने देखे होंगे, वो गिरना शुरू होते हैं। उसी तरीके से परों ने भी एक एक करके गिरना शुरू कर दिया। एंड देयर वॉज नॉन टू हेल्प, और वहाँ पर कोई भी मदद के लिए मौजूद नहीं था, क्योंकि डेडलस भी काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो वो भी मदद के लिए नहीं आ सकता था। He fell like a leaf tossed down the wind. वो इस तरह गिर रहा था जैसे एक हवा में उड़ता हुआ पत्ता नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। डाउन एंड डाउन, नीचे से नीचे वो गिरना शुरू हो गया। With one cry that overtook Daedalus far away. उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया, जिसमें से थोड़ी आवाज़, कुछ आवाज़ उसके बाद डेडलस तक पहुंची, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर था। When he returned, जब वो वापस आया, जब वो वापस आया, ही साउथ सीख की जो है वो सेकंड फॉर्म है। हाई एंड लो फॉर द पुअर बॉय, उसने उस बेचारे लड़के यानी इकारस को, अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। ही सॉ नथिंग, उसे कुछ नजर नहीं आया, बट द बर्ड लाइक फीदर्स अफ्लोट ऑन दी वाटर, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उसे पानी पर तैरते हुए पर नजर आए, जो कि सीगल्स के थे, जिनसे उसने पर बनाए थे। एंड ही न्यू दैट इकारस वाज ड्रोन, और उसे समझ आ गया कि इकारस जो है वो डूब चुका है। जब डेडलस ने देखा कि पानी के ऊपर तैरते हुए पर, सीगल्स के पर को देखा, तो उसे यकीन हो गया कि उसका बेटा जो इकारस है वो डूबकर हलाक हो चुका है, डूबकर मर चुका है। द नेरेस्ट आइलैंड ही नेम्ड इकारिया, जो करीबी आइलैंड था, जजीरा था, उसने अपने बेटे की याद में उसका नाम रखा इकारिया। इन मेमोरी ऑफ हिज चाइल्ड, अपने बेटे की याद में, अपने बच्चे की याद में उसने उस करीबी जजीरे का नाम रख दिया इकारिया। बट ही इज़ हैवी ग्रीफ, वो बहुत ज़्यादा सदमे में था, वो बहुत ज़्यादा घायल था, दुख में था, तकलीफ में था, क्योंकि उसने अपना बेटा खो दिया था। वेंट टू द टेम्पल ऑफ अपोलो इन सीजली, तो वो क्या करता है, वो वहाँ से जब कैद से रिहा होकर उड़कर चला जाता है, रिहा हो जाता है वहाँ से, तो वो जाता है एक टेम्पल पर, एक मंदिर में जाता है, अपोलो के मंदिर में जाता है इन सीजली, जो कि सीजली में मौजूद है। एंड देयर हैंग अप हिज विंग्स एज एन ऑफरिंग, और वहाँ पर वो अपने परों को, जो उसने बनाए थे, दान कर देता है, जो पर उसने बनाए थे और जिन परों को पहनकर उसने क्रीट का वो जजीरा छोड़ा था, कैद से रिहाई हासिल की थी, वो वहाँ पर जाता है और अपने परों को वहाँ पे हैंग कर देता है और उन्हें दान कर देता है। नेवर अगेन डिड ही अटेम्प्ट टू फ्लाई, और उसके बाद उसने दोबारा कभी भी कोशिश नहीं की, दोबारा कभी उसने नहीं उड़ा, वो कभी नहीं उड़ा। उसके बाद कभी उसने कोई कोशिश नहीं करी उड़ने की। वैसे भी उसे एक दफ़ा ही उड़ना था वहाँ से कैद से रिहाई के लिए। और उसके बाद जब उसने अपने बेटे को खो दिया, अपने बेटे को मौत हो गई उसकी, तो उसके बाद उसने कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं की, कोई अटेम्प्ट नहीं किया उसने उड़ने के लिए दोबारा, जबकि उसने वो पर जो बनाए थे अपने, वो भी उसने उस टेम्पल में, अपोलो के टेम्पल सीजली में जो है वो वहाँ पर दान कर दिए। अब यहाँ पर हमें कहानी से ये सबक मिलता है कि डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। इकारस ने क्या किया, इकारस ने डिसिप्लिन को हाथ से छोड़ा, नज़्म-ओ-ज़ब्त की कुंजी को हाथ से छोड़ दिया, तो वो क्या हुआ, गिर गया, डूब गया, मर गया, उसकी मौत हो गई, वो हलाक हो गया। कैद से रिहाई हासिल करते करते वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, इसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। कोई भी चीज़ ना समझ में आया करे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इसके एमसीक्यूज एंड आपको क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।